जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम, खास बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़। तो आज दिन भर खास क्या हुआ है छत्तीसगढ़ में, आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरा अपडेट देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। तो बड़ी खबर सूरजपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य पर कुछ फैसला करूंगा, कुछ निर्णय लूंगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, जब सोच लेंगे फैसला कर लेंगे और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाएंगे। तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किस निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वो किस बारे में सोच रहे हैं, यही कुछ प्रश्न है जो सभी के जहन में उठ रहे होंगे, जाहिर सी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले अपने भविष्य पर कुछ फैसला वो करेंगे और कुछ अभी उन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका वो फैसला कर लेंगे उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से वो कुछ कह पाएंगे। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। संवाददाता अजय सोनी जुड़ चुके हैं। अजय, बड़ा बयान टीएस सिंहदेव का, आखिर किस फैसले की तरफ इशारा कर रहा है उनका ये बयान? देखिए, टीएस सिंहदेव सरगुजा प्रवास पर थे और आज सूरजपुर में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक थी जिसमें शामिल होने सूरजपुर टीएस सिंहदेव आए थे। और जब सूरजपुर में आए तो जब वो सूरजपुर आते हैं तो वो यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो महत्वाकांक्षा वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता, वो अक्सर ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि टीएस सिंहदेव उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। यही सवाल फिर मीडिया के जहन में भी आती है और मीडिया ने जब इस बारे में उनसे पूछा, क्योंकि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद अब क्या, क्योंकि अब जो समय था वो तो अब निकल चुका है, लेकिन वो ये सवाल अक्सर उठता रहता है। तो उसी संदर्भ में टीएस सिंहदेव ने कहा, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता मायूस हो चुके हैं, कार्यकर्ताओं में अब एनर्जी नहीं दिख रही, तो दोबारा जब चुनाव आ रहा है 2023 में, तो वो किस उत्साह के साथ कार्यकर्ता जाएंगे। तो उस संदर्भ में टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं के संबंध में मैंने कोई बात नहीं की है और मुझे अपने भविष्य में क्या फैसला लेना है वो मैं आने वाले समय में लूंगा। ऐसा करके उन्होंने जो बयान दिया है, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अलग बयान है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अजय। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी अजय सोनी भी जानकारी दे रहे थे। उनको सवाल पूछा गया कि कार्यकर्ता उतने अभी एक्टिव नहीं है। जब इससे जुड़ा हुआ उनसे प्रश्न पूछा गया तब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बयान दिया कि चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर के कोई वो निर्णय लेंगे, अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है और जब वो फैसला लेंगे तभी वो कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाएंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासी रार कर्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर उठा सियासी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजाराम तोड़ेम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों के हित में काम नहीं करती रही, आदिवासियों को वोट बैंक समझती थी और आज आरक्षण खत्म करने में आमदा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल को निशाने पर लिया है, तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तोड़ेम की कोई पूछ परख नहीं हो रही, लिहाजा वो ऐसा बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है, उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है। आरक्षण सभी वर्ग के लिए होना चाहिए, सभी लोग गरीब रहते हैं। हम लोग पूरा कोशिश किया कि आदिवासी आरक्षण मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक तो पास करा दिया है, अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। तो छत्तीसगढ़ में अब घोटालों की राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सरकार पर 5000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया और इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और बीजेपी को मुद्दाहीन पार्टी बता दिया। रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आए चावल में बड़ी हेराफेरी हुई है। 1 करोड़ 50 लाख क्विंटल चावल गायब है। इस वजह से सरकार ने 4 साल से ऑडिट की रिपोर्ट ही पेश नहीं की है। जो लोग राशन दुकानों से चावल नहीं उठाते हैं, वो चावल कहाँ गया? अगर पूरा हम ये करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कांग्रेस की सरकार में गरीबों के राशन में चावल में हुआ। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं, तो वहाँ तो जिसके पास रहता था 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों शहर में जानता हूँ जिसके पास 100 कार्ड रहता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी वो अपने को देख ले। कोरोना काल से अब तक केंद्र सरकार देश भर में गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, जिसके आवंटन में धांधली के आरोपों के साथ बार पलटवार भी तेज हो गए हैं। रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन, हाथ से हाथ जुड़ो अभियान और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रभारी सचिव चंदन यादव समेत कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, हाथ से हाथ जुड़ो अभियान और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि 26 जनवरी से बूथ स्तर पर हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत पद यात्रा निकाली जाएगी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग हर बूथों में पदयात्रा के माध्यम से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास को बताएंगे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, योजनाओं को बताएंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस ने कमर कस ली है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जुड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। वहीं फरवरी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होना है, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। सरगुजा के चिरंगा गांव में खुलने वाले मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट के विरोध में ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को अपनी समस्या बताने के लिए उन्हें गांव बुलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। इधर प्रशासन ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का दावा कर रहा है। ये सरगुजा का चिरंगा गांव है, जहां के 800 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 1100 करोड़ की लागत से मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री लगाने की तैयारी है, जिसका ग्रामीण पिछले 4 साल से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीण अब क्षेत्रीय विधायक और मंत्री अमरजीत भगत को अपने गाँव बुलाना चाहते हैं। आने वाला पीढ़ी पूरा बीत जाए, बाल बच्चा तो हम नहीं फैक्ट्री लगाए खा कर हमार बात नहीं सुनी अमरजीत भगत। और हम 3 साल से रो थी और वो रोईला हमारे नहीं सुना थे, तो हम सुनाए बर जा रहे हैं, तो हमारी बातें नहीं सुनी। जिला प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों की समस्या के निराकरण की बात कर रहे हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ग्रामीण अगर चाहेंगे तो ही प्लांट लगेगा, वरना नहीं। गाँव वालों ने हमको सूचना दी थी कि 1-2 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जिसपे शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वो फर्जी तरीके से हुई है। पहले ही समर्थन दे चुके हैं ग्रामीणों को, ग्रामीणों के साथ है। उसने में अब इतने लोग एक साथ बोलने लगे, हम गाड़ी में बैठ के निकल गए। अब देखना होगा कि सरकार इन ग्रामीणों के लिए क्या कदम उठाती है। रायगढ़ नगर निगम के 1 करोड़ की दुकानों के आवंटन का पेच फंस गया है। नगर निगम ने जिस जमीन पर दुकानों का निर्माण किया है, वो जमीन नदी तट का हिस्सा निकली, लिहाजा अब सिंचाई विभाग ने जमीन पर एनओसी देने से ही इंकार कर दिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रायगढ़ में केलो नदी के तट पर नगर निगम की ओर से बनाई गई ये वो दुकानें हैं जिसे बनवाने में निगम ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन जब दुकानों के आवंटन की बारी आई तो उसमें पेच फंस गया। नजूल विभाग ने जमीन को नदी तट का हिस्सा बताते हुए आवंटन करने से ही मना कर दिया। सिंचाई विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए एनओसी देने से इंकार कर दिया है। ऐसे में दुकानों का आवंटन अब नहीं किया जा सकता, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। न केवल नजूल जमीन को और सिंचाई विभाग का भी आपत्ति है कि उन लोगों ने कहा कि नदी किनारे जब भी निर्माण हो, सिंचाई विभाग के भी उसमें अनुमति ली जानी थी, नजूल विभाग की अनुमति ली जानी थी। दोनों की बिना एनओसी के नगर निगम ने दुकानों का निर्माण किया है। मामला फंसने के बाद नगर निगम ने राज्य शासन से इस संबंध में अब मार्गदर्शन मांगा है। जो जमीन का मामला है, नदी का जमीन होने के कारण, नदी में होने के कारण उस जमीन को नजूल विभाग से हम ले नहीं पा रहे हैं। इसी को देखते हुए लेट हो रही थी। नगर निगम ने निर्माण के पहले जमीन की जाँच की होती तो ऐसा नहीं होता और अनाप शनाप राशि खर्च नहीं होती।
और जोहार छत्तीसगढ़ में अब बात करेंगे शबाब पर शराब की। तो बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत के मामलों के बाद छत्तीसगढ़ में भी शराब सेवन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। देश में छत्तीसगढ़ शराब की खपत करने के मामले में अव्वल राज्य है और इसलिए यहां शराब से जुड़े खतरों को लेकर भी कई तरह की चिंताएं हमेशा बनी रहती है। और इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि यहां मजदूरी करने वाले बिहार उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा शराब पीते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से छत्तीसगढ़ में शराब की खपत ज्यादा हो रही है। कोरबा, भिलाई जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए दावा किया गया कि बाहर राज्यों से आने वाले मजदूर शराब सेवन ज्यादा करते हैं, इसलिए आंकड़ों में शराब की खपत ज्यादा दिखाई देती है। बियर का ईपी के लोग आते हैं, मजदूर करने वाले लोग बीए सेवन करते हैं, बाहर से आने वाले। हाँ, नाला पर लेबर वर्क लोग ज़्यादा है। पूरा बलौदा बाजार एक जिला के बराबर बस्तर संभाग का दारू बिकता नहीं है जी। मतलब यह दारू बिकने का छोटा राज्य में उद्योग ज़्यादा है जी। वही छत्तीसगढ़ में अवैध शराब तस्करी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मनेन्द्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अवैध शराब का कारोबार कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में चल रहा है। कोरोना काल में तो शराब की होम डिलीवरी तक शुरू कर दी गई थी। साथ ही शराबबंदी को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि शराबबंदी का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था, सरकार अब गंगा जल का अपमान कर रही है। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सतीश गुप्ता ने। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे के बीच अब दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में शराब आने की का मामला जो है गर्म है। इस वक्त हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है। चंदेल जी बताएंगे अभी क्या है, कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ से शराब छत्तीसगढ़ में आ रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? शराबबंदी का वादा किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। क्या हुआ? गंगा जल का अपमान ये सरकार कर रही है। 4 साल बीत गए, शराबबंदी करना तो दूर है, कोरोना काल में शराब की होम डिलीवरी इन्होंने शुरू कर दी। घर घर शराब पहुंच सेवा कर दी। और जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो कांग्रेस विधायकों के संरक्षण में चल रहा है। जब भाजपा कहती है कि छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बना दिया गया है तो कांग्रेस की ओर से पलटवार आता है कि जो मध्य प्रदेश में भाजपा के दलाल जो है पसरे हुए हैं वो अब छत्तीसगढ़ में भी आकर के यही काम कर रहे हैं। इस पे क्या कहें? मध्य प्रदेश यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, गले से चल रहा है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है घर घर में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड की बात करना, अरे आप शराबबंदी करो ना, आपको किसने रोका है? कसम आपने खाया है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड यहाँ कहाँ? और कांग्रेस के विधायक क्या क्या कर रहे हैं ये जनता जानती है और 2023 में उनको सबक सिखाई। तो आपसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी की जो बात है वह कांग्रेस सरकार ने की थी और उसे शराबबंदी करनी चाहिए, इसमें दूसरे राज्यों से शराब आने वाली कोई बात नहीं है, खुद जो है इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेन्द्रगढ़। पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस की राज्य सरकार को घेरा और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लच्छूराम कश्यप ने कहा कि बस्तर के ग्रामीण इलाकों में ओडिशा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से शराब खपाने का काम कोचिया कर रहे हैं। उड़ीसा से लगे हुए बस्तर के जो सीमा क्षेत्र हैं वहां पर जो है गांव-गांव में उड़ीसा के माफिया लोग घर घर में शराब पहुंचाते हैं, कोचिया लोग। और मेरे ख्याल से ये कोचिया और इनके जो माफिया लोग हैं ये हमारे प्रदेश के शराब मंत्री, दारू मंत्री माननीय लखमा जी के साथ इनका साठगांठ होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बनता जा रहा है। दूसरे राज्यों की शराब
छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है। भाजपा का यह भी कहना है कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। सूरजपुर की बात करें तो यहां बीते एक साल में पुलिस ने 477 मामले दर्ज किए हैं। इधर सरगुजा में 2 दुकानों से मिलावटी शराब बेचने का खुलासा भी हो चुका है, जिसे लेकर भाजपा आबकारी विभाग और शासन पर मिलावटी शराब बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप लगा रही है। डोंगरगढ़ और बलौदा बाजार में भी यही हाल है। बलौदा बाजार में सब्जी ठेले, किराना दुकानों में सरेआम अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। डोंगरगढ़ में भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कवर्धा जिला भी शराब और नशे को लेकर काफी बदनाम रहा है। इसकी मुख्य वजह है अवैध शराब बिक्री की शिकायत के आंकड़े। पुलिस विभाग के आंकड़े देखें तो इस साल नवंबर तक अवैध शराब के 157 मामलों में कार्रवाई की गई। वहीं वर्ष 2021 में यही आंकड़ा 93 का था। जिले में अवैध शराब की ज्यादातर खेप पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की ओर से आती है, जहां समय समय पर कार्रवाई आबकारी और पुलिस विभाग करता भी है, लेकिन फिर भी अवैध शराब के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में आज भी ठेका पद्धति से शराब दुकानें संचालित है। माना जाता है कि यहीं से औने पौने दाम पर शराब लेकर जिले में खपाया जाता है। कबीरधाम जिले के गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री इतनी बढ़ी हुई है। पूरी कबीरधाम जिला के युवा नशे में डूबी हुई है। और मैं कबीरधाम जिले की बात नहीं कहता, मैं तो पूरी छत्तीसगढ़ में कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब इतनी भारी मात्रा में बिक रहे हैं। हाट या फिर मंडला की तरफ से शराब अवैध शराब आने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। लगातार कई गाड़ियों की विरुद्ध कार्रवाई हुई और उनके वाहनों को भी रास्ता किया गया कि पुलिस फिर भी उन रूट पर आबकारी चेक पोस्ट के माध्यम से, पुलिस के चेक पोस्ट के माध्यम से लगातार निगाह रखी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात सरकार कर रही है, लेकिन प्रदेश भर में शराबखोरी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है। इसको लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। जशपुर जिले में शराब की वजह से गांव-गांव में अपराध बढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ महिलाओं ने शराब के अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों के संरक्षण से घर घर में अवैध शराब बनने लगी है और इसी वजह से महिलाओं को अपने अभियान में सफलता नहीं मिल रही है। सरकार ही शराब बेच रही है तो हम शिकायत भी करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। और शराब के नशे में आज पूरे जशपुर जिले में मतलब इतना मर्डर हो जा रहे हैं। पत्नी से पैसा मांगते हैं तो नहीं देने पर उनको सीधा जान से हाथ धोना पड़ रही है। शराब बंद करने के लिए जागरूकता सभी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उसके बावजूद शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आबकारी विभाग में भी कोई उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। दारू घर घर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग करते हुए आबकारी पास जाते हुए नहीं सुनते हैं, आते तक नहीं हैं। अब कोई भी मान नहीं रहे हैं। घर घर जाके प्रचार भी किए हैं, नहीं मानते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा है। चुनावी साल में अपने प्रस्ताव में CSPDCL ने बिजली दर न बढ़ाने का फैसला लिया है और इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल CSPDCL के मुताबिक इस साल उसे बिजली आपूर्ति के लिए 15,581 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि उसे मौजूदा विद्युत दर से करीब 19,344 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है। यानी इस साल कंपनी को करीब 3,763 करोड़ रुपए के राजस्व का शुद्ध लाभ होने वाला है। हालांकि पिछले सालों के करीब 6,134 करोड़ रुपए के नुकसान को समाहित करने के बाद भी बिजली वितरण कंपनी 2,371 करोड़ के घाटे में रहेगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर कितना सहमत होता है या फिर दरों में बढ़ोतरी की घोषणा करता है। अच्छा, जो बताया है रिक्वायरमेंट 15,781 करोड़ का बताया है और जो प्रचलित दर है उसके हिसाब से जो इनकम है वो करीब करीब 19,346 करोड़ का है। हाँ, इसको हम लोग भी रिव्यू करेंगे, जन सुनवाई होगी, उसके बाद में ही फिर उचित होगा कि विद्युत दर का निर्धारण किस तरह से होगा ये बताना। और इसी के साथ जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए न्यूज डिकोड, जिसमें आप समझेंगे हर खबर के पीछे छुपी हुई खबर। मेरे सहयोगी पुनीत के साथ। नमस्कार।